सेरिब्रम हमारी बॉडी का लार्जेस्ट प्रिंसिपल मोस्ट एंटीरियर पार्ट होता है। मोस्ट एंटीरियर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे फोरहेड में प्रेजेंट होता है। फोरहेड आपने देखा होगा, फ्रंट का जो हमारा एरिया होता है वो होता है फोरहेड। ठीक है, ये हमारे फोरहेड में प्रेजेंट होता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे जो ब्रेन है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये हमारे एंटीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा अगर ये ब्रेन है तो हमारे यहाँ पे जो रहेगा ये रहेगा हमारा सेरिब्रम रहेगा। ठीक है, ये हमारा इसका डेफिनेशन हुआ कि दिस इज सॉरी दिस इज प्रिंसिपल लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन का टोटल 2/3 जो हमारे ब्रेन का वेट होता है वो कवर करता है। ठीक है, इसका लोकेशन हमने देखी थी, तो लोकेशन में क्या था, ये हमारे ब्रेन के फ्रंट एरिया, हमारा फॉर एग्जांपल ये हमारा स्कल है, अगर ये हमारी बोन है, हमारे जो सिर की बोन है, इसके बाद यहाँ पे हमारा ब्रेन रहेगा। तो ये जो है हमारा, इमेजिन करो ये जो हमारा है ये सेरिब्रम है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट में, फ्रंट और हमारे एंटीरियर एंड मिडिल क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। क्रेनियल कैविटी क्या होती है, जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सिर है तो ये जो हमारी कैविटी है पूरी जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है उसका नाम क्या है, क्रेनियल कैविटी। ठीक है, अब उसे कैविटी भी बोल सकते हो आप उसको फोसा भी बोल सकते हो। फोसा का मतलब क्या होता है एनाटॉमी में, एक कैविटी। फोसा मतलब होता है कि अगर हम ये देखें तो ये जो पार्ट है हमारे हैंड का, मतलब हमारे ब्रेन का, एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ ब्रेन का, तो ये पूरा जो हमारा जो गड्ढा है इसको फोसा बोल सकते हैं। ठीक है, या इसको कैविटी बोल सकते हैं। तो हमारा जो सेरिब्रम है वो हमारे क्रेनियल कैविटी या क्रेनियल फोसा। ठीक है, ये पूरा हमारा क्रेनियल कैविटी हुई, ये हमारा क्रेनियम हुआ। क्रेनियम मतलब हमारे सिर की बोन, उसको हम एनाट में क्रेनियम भी बोलते हैं, स्कल भी बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, मेनिंजीस जो है वो लेयर्स को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्रेनियम हुआ, मतलब हमारे जो सिर की हड्डी है, जो हमारे सिर की सुपरफिशियल जो हड्डी है जिससे हमारा सिर गोल बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर की जो कैविटी है इसे क्या बोल रहे हैं, क्रेनियल कैविटी। तो हमारे जो सेरिब्रम है उसका लोकेशन क्या हुआ कि इट इज लोकेटेड इन फ्रंट एरिया ऑफ द स्कल या स्कल बोन, फ्रंट एरिया ऑफ द स्कल एंड टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। कल मैंने एक डायग्राम देखा, बताया था आपको, टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। इसमें देखते हैं, ये डायग्राम मैंने कल बताया था। ये हमारा एक सिर है, मतलब ऐसे मान लो ये सिर है, ये हमारा बोन हुआ, स्कल बोन हुआ, इसी को हम बोल रहे हैं क्रेनियम, क्रेनियम बोन। ठीक है, अब क्रेनियम बोन के अंदर ये जो कैविटी है जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट है, तो ये एक प्रकार की कैविटी हुई जिसमें कोई चीज रखी हुई है, हमारा ब्रेन प्रेजेंट है इसके अंदर, ये हमारा क्रेनियल कैविटी हो गया। ठीक है, ये जो है ये हमारी क्रेनियल, ये पूरी क्रेनियल कैविटी हुई, इसी को हम फोसा बोल रहे हैं। ठीक है, फोसा क्यों, क्योंकि कैविटी जैसा ही कुछ क्या बोलते हैं, कैविटी है एक तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे कहाँ पे प्रेजेंट हो, सबसे लार्ज, ये हमारा सेरिब्रम का डायग्राम है। ठीक है, तो ये हमारा लार्ज पार्ट है और हमारे ब्रेन के क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। एंटीरियर एंटीरियर एंड फ्रंट साइड पे, ये हमारा एंटीरियर साइड हुआ, यहाँ पे हमारी आंख है, तो ये हमारा फ्रंट एरिया हुआ, और हमारा एंटीरियर साइड हुआ, तो ये एंटीरियर साइड सुपरफिशियल टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम कल मैंने बताया था किससे बना हुआ है, हमारा मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन को मिलके बना हुआ है ये ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये हमारे टॉप ऑफ द ब्रेन स्टेम में प्रेजेंट होता है, मतलब हमारे ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर ही प्रेजेंट होता है। ये हमारा एंटीरियर सुपीरियर एंटीरियर फ्रंट साइड पे क्रेनियल कैविटी के अंदर और ब्रेन स्टेम के जस्ट ऊपर ये प्रेजेंट होता है। एज इट इज आपको उसको एनआर्ट के लैंग्वेज में लिखना है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो इसका लोकेशन क्या हुआ, फ्रंट में एंटीरियर साइड में और जस्ट अबव द ब्रेन स्टेम में ये लोकेशन इसका प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, क्रेनियल कैविटीज के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा ऑस्टियोटोमी का पार्ट हो गया। ऑस्टियोटोमी में अलग से आप पढ़ोगे, लेकिन इसका लोकेशन जो सेरिब्रम का है ये आप यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन
इसका फंक्शन क्या है? तो ये हमारे हायर फंक्शन को मेंटेन करता है। हायर फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? हमारा विजन आ जाएगा, हियरिंग हमारा देखना सुनना, स्पीच आ जाएगा बोलना, उसके बाद हमारी पूरी मेमोरीज आ जाएंगी, जो भी हमारी ओल्ड एंड न्यू मेमोरीज रहेंगी वो पूरी आ जाएंगी। उसके बाद हमारे इमोशंस एंड फीलिंग आ जाएगी। ये हमारे सारे हायर फंक्शन हैं ना। उसके बाद हमारा रीजनिंग आ जाएगा, हमारा रीजनिंग कैपेसिटी कैसी है वो हमारे सेरिब्रम पे डिपेंड करती है। उसके बाद क्या आएगा? रीजनिंग के बाद हमारा लर्निंग आ जाएगा, आपकी सीखने की क्षमता, आप मतलब कितने अच्छे से कोई भी चीज़ सीख रह सकते हो। कोई बच्चा है जो 1 घंटे में समझ जाता है, कोई बच्चा जिसको 2 घंटे भी लग जाता है। तो वो पूरा आपकी कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? आपके सेरिब्रम के फंक्शन पे डिपेंड करती है कि आपका सेरिब्रम का फंक्शन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग ये इसके हायर फंक्शन आपको रेगुलेट करेगा आपका सेरिब्रम। तो ये इसका मेन फंक्शन हुए। तो ओवरऑल जब इनको एक साथ बोलेंगे तो ये हमारे हायर फंक्शन, हमारी बॉडी मेन फंक्शन है ये। तो इसे बोल सकते हैं हमारे हायर फंक्शन, जो है सेरिब्रम हमारे हायर फंक्शन को मेंटेन या रेगुलेट करता है या परफॉर्म करता है। ठीक है। अब सेरिब्रम के अंदर भी स्ट्रक्चर हैं जिससे ये सब काम होते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये हमारे सब फंक्शन को परफॉर्म करता है। उसके बाद हमने देखा था सेरिब्रम जो है, जब आप ये पूरा जब इसको एक साथ आप बोल रहे हो तो ये सेरिब्रम बोल रहे हो, लेकिन जब ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स, ये मैंने कल बताया था, ये ग्रूव होता है, मतलब आपकी जो ड्यूरा मैटर है जब ये अंदर जाके और ऐसे फोल्ड बनाती है। ठीक है। तो ये ड्यूरा मैटर का एक पार्ट हो गया जो हमारे अंदर जो हमारा सेरिब्रम है उसको मतलब कट करके अंदर जाके और फिर अगेन ये कवर कर रही है हमारे पूरे ब्रेन को। ठीक है। तो ये हमारा, इसको क्या बोल रहे हैं हम, जो हमारे ब्रेन हमारे सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है उसको हम बोल रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स क्या होता है? ऐसा, फिशर का मतलब होता है डिप्रेशन, मतलब गड्ढा। ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स ये जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स क्या कर रहे हैं? हमारे ब्रेन को, हम सॉरी हमारे सेरिब्रम को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ठीक है। अभी तो ये पूरा ऐसा है। ठीक है। फिर ये क्या करेगा? अंदर जाके यहाँ पे कट करेगा और ये ब्रेन को 2 पार्ट में डिवाइड करा। तो इसने जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, कैसे, किसके थ्रू? लॉन्गिट्यूडनल फिशर से, तो ये इसको राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड हो गया। तो इसे तब इसे क्या बोल रहे हैं हम? राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। ठीक है। इसके बाद अब ये जो दो दो ऐसे पल्ले हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए भी कुछ चीज चाहिए रहेगी। तो यहाँ पे जो बीच में रहेगा ये तो हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर हुआ। अभी आपस में ये जो कनेक्ट हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये जो लाइन है ये आपस में से कनेक्ट हो रही है, तो ये क्या हुआ? हमारा कार्पस कैलोजम, जो हमारे दोनों लोब को, हमारे दोनों सेरिब्रम के पार्ट को आपस में ऐसे कनेक्ट कर रहा है। तो इसको अगर ऐसे देखा जाए तो ये ऐसे दिखेगा। ठीक है। तो हमारा कार्पस कैल्शियम जो कनेक्ट कर रहा है, लेकिन जो डिवाइड कर रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। ठीक है। यहाँ तक कल हमारा हो गया था। इसके बाद हमने शॉर्ट में देखा था व्हाइट मैटर ग्रे मैटर, बार बार कोई मतलब नहीं बताने का। इसके बाद हमने देखा था हमारा कि हमारे ब्रेन के 2 रीजन, हम हमारे सेरिब्रम के 2 रीजन होते हैं। 2 रीजन कौन कौन से? एक होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स और एक होता है इनर कॉर्टेक्स। ठीक है। ये वर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जब हम आगे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट ये स्ट्रक्चर है, या हम बोलेंगे कि सेंटर सल्कस जो है सेरिब्रम कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। तो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है मतलब आपको ये समझ में आ जाना चाहिए ये पढ़ने के बाद कि आप कॉर्टेक्स की बात हो रही है, मतलब हमारे जो सेरिब्रम है उसका ये पार्ट की बात हो रही है। ये जो पार्ट है सुपरफिशियल जो पार्ट है इसकी बात हो रही है, मतलब हम ऐसा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं जो कि यहाँ प्रेजेंट है। जब इनर कॉर्टेक्स की बात होगी तो ये पार्ट की बात होगी, मतलब इनर साइड, मतलब नीचे साइड अगर कोई स्ट्रक्चर है ये, तो ये टर्म्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो क्या हुआ? हमारा सेरिब्रम जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। अगर हम मान लें कि हमारा सेरिब्रम जो है, इसका डायग्राम ये है, एक सेकेंड। सेरिब्रम का ये डायग्राम है। जी। ठीक है।
तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा इनर पार्ट हुआ और ये हमारा आउटर पार्ट हुआ। ठीक है, ये सरी क्या हुआ, अभी देखो। ठीक है, ये डायग्राम है ये मैं यहाँ बना रही हूँ। ठीक है, तो ये बुक में ऐसे नहीं समझा सकते ना, इसमें लिख लिख के, इसलिए। एक सेकंड, अब दिख रहा है, क्लियर है ना। तो ये हमारा एक सेरिब्रम का डायग्राम है। ठीक है, बुक में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको ये डायग्राम और ये डायग्राम ऐसे ही कलरफुल लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था कि हमारा जो सेरिब्रम है उसके दो रीजन है। कौन सा रीजन है, एक रीजन है जो हमारा सुपरफिशियल है, ये हमारा सुपरफिशियल हुआ। ठीक है, तो ये जो रीजन है ये हमारा ऐसे, ये इससे डिवाइड अगर हम करते हैं तो सबसे पहले तो ये क्या हुआ, ग्रे मैटर हुआ। इसके बाद ये क्या, इसको बोल रहे हैं हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा वाइट मैटर हुआ। और इसको क्या बोल रहे हैं हम, इनर कॉर्टेक्स। तो ये हमारे दो रीजन में हमारे सेरिब्रम डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसमें अब सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या रहेगा, तो इसमें ग्रे मैटर रहेगा। ठीक है, इसके बाद इसमें सेल बॉडी प्रेजेंट रहेंगी। ग्रे मैटर किससे बना हुआ है, सेल बॉडी से बना हुआ है, हमारे सोमा से बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहेंगे। इसके बाद व्हाइट मैटर में हमारे एक्सॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने कल देखा था कि कार्पस कैलोजम क्या होता है। तो कार्पस कैलोजम, हम ये डायग्राम जो है हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये वाला डायग्राम। ठीक है, तो क्या हुआ कार्पस कैलोजम, ये हमारा लॉन्गिट्यूड, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स हो गया जो हमारे सेरिब्रम को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद ये हमारे दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हुए। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स। उसके बाद ये हमारा लेफ्ट और ये हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर बताया था मैंने, इसी को कट करेंगे, इसी को जब दो पार्ट में ये लॉन्गिट्यूडनल फिशर से ऐसे डिवाइड होता है तो ये ओपन हो गए, ये दो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे बीच में क्या था, कार्पस कैलोजम, जो हमारे लेफ्ट एंड राइट को कनेक्ट करता है, ये हमने देखा था कार्पस कैलोजम। ठीक है, ये इसमें ये दिखाया है, ये हमारा कार्पस कैलोजम है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडनल फिशर्स है, ये हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर है और ये हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम मैंने बताया था, ब्रेन स्टेम कुछ भी नहीं है। ब्रेन स्टेम एक काइंड ऑफ इमेजिनरी स्टेम है, तना जिसे हम बोलते हैं, तना है। अगर हम ऐसे देखें, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो हमारा जो ब्रेन है एक फ्लावर है और वो किसी ऐसे स्टेम से कनेक्ट है। ठीक है, तो हमारा ये जो सेरिब्रम है, ठीक है, सेरिब्रम जो है ऊपरी लार्जेस्ट पार्ट है और ऐसे ये सल्कस जैसे ये प्रेजेंट होता है इसमें, एंड गायरस होते हैं, तो ये कैसे फ्लावर के जैसे दिखता है। ठीक है, और नीचे से जो कनेक्ट है, मतलब हमारे यहाँ दो ब्रेन दो पार्ट आएंगे हमारे ब्रेन के, एक मिड ब्रेन आएगा और एक हाइंड ब्रेन आएगा, तो ये दोनों मिलके क्या बनते हैं, ब्रेन स्टेम। ये ठीक है, तो ये हमारा एक समझने के लिए मैं बता रही थी कि ब्रेन स्टेम किसे बोलते हैं। ठीक है, मतलब क्यों बोलते हैं ये बता रही थी मेनली। तो ये हमारा ये दोनों ही डायग्राम है। ठीक है, जो मैंने यहाँ बनाए हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था कि हमारे गायरस और सल्काई क्या होते हैं। तो हमारे सेरिब्रल में कुछ फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो होते हैं हमारे गायरस एंड सल्काई। जब जो एलिवेशन होता है हमारे ब्रेन में, ऐसे ऐसे फोल्ड होते हैं, ये फोल्ड, तो एलिवेशन क्या हुआ हमारा, गायरस हुआ, और ये जो डिप्रेशन है ये होता है हमारा सल्कस। ठीक है, अब इनका मेडिकल सिग्निफिकेंस क्यों है, ये क्यों ऐसे फोल्ड में प्रेजेंट है, ये सीधे सीधे भी प्रेजेंट हो सकते थे या एक दो प्रेजेंट हो सकते थे, लेकिन ये फोल्ड में प्रेजेंट है क्यों, हमारे ब्रेन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। जो अगर हमारा ब्रेन जब इनको अगर फैला के आप देखोगे तो इतना ज्यादा लंबा एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जो आपके इतने क्रेनियल कैविटी में आ ही नहीं सकता।
ठीक है। लेकिन नेचर ने इनको क्या किया है, फोल्ड में दे दिया है। नेचर ने, गॉड ने इनको फोल्ड में दिया है ताकि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाए। अगर हमारा सरफेस एरिया बढ़ेगा तो हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिव रहेगा, उतना ज़्यादा काम करने लगेगा, ठीक है। अब इसमें एक क्लिनिकल अप्लाइड एनाटमी है। क्लिनिकल एनाटमी है, इसमें क्या है कि जैसे हमने ये देखा कि हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाता है, हमारा सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर ये फोल्ड्स हमारे अंदर प्रेजेंट हैं तो हमारा सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो जब हमारे ये जो फोल्ड हैं वो इतने कंजेस्टेड हैं, जितने ज़्यादा आपके फोल्ड जो हैं कंजेस्टेड होंगे उतना अच्छा आपका ब्रेन का विकास होगा, ठीक है। अगर आपके ये जो फोल्ड्स हैं, ये गायरस और सल्काई जो हैं, आपका जितना ज़्यादा दूर दूर रहेंगे, मतलब ये जो गैप है जितना ज़्यादा रहेगा, आपका सल्कस और गायरस जो है बड़े बड़े रहेंगे, ठीक है। तो उतना ज़्यादा आपका ब्रेन का विकास कम होगा। जितना ज़्यादा कंजेस्टेड है उतना ज़्यादा एरिया आपको मिलेगा वर्क करने के लिए। आपके दिमाग जो है उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल, आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, आपकी रीजनिंग, आपके जितने भी हायर फंक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उतना ज़्यादा एरिया मिलेगा। मतलब अच्छा दिमाग अगर हम बोले तो जिनमें ज़्यादा फोल्ड है और उनके फोल्ड जो हैं वो कंजेस्टेड है। कंजेस्टेड मतलब बहुत ज़्यादा पास पास हैं, ठीक है। तो ये हमारे अच्छे ब्रेन के लिए सिग्नल होते हैं कि आपका जो ये जो गायरस और सल्काई अगर आपके बहुत अच्छे हैं, फोल्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत विकसित हैं, तो आपका जो ब्रेन का विकास है बहुत अच्छा होगा। इन केस आपके जो फोल्ड्स हैं बहुत ज़्यादा ऐसे फैले हुए हैं, दूर दूर हैं, मतलब आपका सरफेस एरिया भी कम हो गया। अगर ऐसे देखा जाए तो एक सूटकेस में अगर ये 4 कपड़े हैं और एक सूटकेस में 10 कपड़े हैं तो ज़्यादा अच्छा कौन सा है, जो 10 कपड़े जिसमें आ गए हैं ना। तो ये जो है ये फोल्ड्स जो हैं ये इसमें लेस आपका ये जो ब्रेन का विकास रहेगा बहुत कम रहेगा। तो कई बार जब आप कुछ बच्चों में आप देखते हो कि मेंटल रिटार्डेशन रहता है, बच्चा बच्चा मेंटली रहता है जिनको, तो उनको एक रीज़न ये भी हो सकता है कि उनके जो गायरस और सल्काई जो हैं वो प्रॉपर नहीं है या फिर प्रॉपर विकसित नहीं हुए हैं। उनके जो गायरस और सल्काई रहेंगे वो ऐसे मतलब ऐसे फोल्ड में बिना इरेगुलर रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, ठीक है, आपस में डिस्टेंस रहेगा इनके। तो ये जो है ये कम विकास हुआ उसके ब्रेन का। अगर विकास ब्रेन का कम हुआ है मतलब वो मेंटली रिटार्डेड हो सकता है बच्चा। अगर बहुत अच्छे फोल्ड्स हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये हमारे गायरस और सल्काई का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है। अप्लाइड एनाटमी ये हो सकती है कि अगर आपका सरफेस एरिया ज़्यादा अच्छा है तो आपका विकास उतना अच्छा हो रहा है। आपका गायरस सल्काई जो है बहुत कम है, विकसित नहीं है अच्छे, तो आपका माइंड जो है उतना ज़्यादा शार्प, इतना ज़्यादा आप इंटेलिजेंट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये इसका ये गायरस और सल्काई समझ में आ गए। ये जो ऊपर से ऊपरी जो हिस्सा है ये गायरस है और ये जो डिप्रेशन वाला हिस्सा ये सल्कस है, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों है, ये तो फोल्ड तो एक ही है। तो क्या है कि जैसे अगर ये गायरस हम मान लेते हैं तो यहाँ पे हमारा अलग से एक स्पेसिफिक एरिया है, फिर ये जो एरिया है यहाँ पे अलग से हमारा ब्रेन फंक्शन करता है, क्योंकि हमारे ब्रेन को इतने सारे फंक्शंस करने तो उसको एरिया भी बहुत बड़ा चाहिए, और हर एक गायरस इकाई को एक पर्टिकुलर काम दे दिया गया है कि आपको ये काम करना है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक काम दिया हुआ है। तो गायरस और सल्काई समझ में आ गए कि क्या होते हैं। गायरस सल्काई हमारे ब्रेन प्रेजेंट फोल्ड्स होते हैं जिनको दो में डिवाइड किया है गायरस और सल्काई में। इसमें क्या होगा कि ये फोल्ड्स क्यों है, हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के लिए हमारे ब्रेन के, जिससे हमारा ब्रेन उतना अच्छा फंक्शन कर पाए, ठीक है। उसके बाद अगर ये जो सरफेस जो फोल्ड्स हैं अगर इरेगुलर हैं या फिर इनमें डिस्टेंस ज़्यादा है तो हमारे ब्रेन का उतना विकास नहीं होगा। अगर हमारा फोल्ड बहुत अच्छे हैं, कंजेस्टेड हैं, बहुत पास हैं, बहुत ज़्यादा है हमारे ब्रेन में फोल्ड्स, तो हमारे ब्रेन का उतना ज़्यादा विकास होगा। तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस रहते हैं बच्चे के। ऐसा मतलब ऐसा एविडेंस नहीं है, ऐसा रिसर्च नहीं है कि आपका अगर फोल्ड्स कम है तो आप मेंटल रिटार्डेशन नहीं जाओगे, नहीं। लेकिन हो सकता है एक रीज़न कि अगर आपका सरफेस एरिया कम है, आपका मतलब ये डिस्टेंस ज़्यादा है गायरस और सल्काई में, तो मे बी शायद आप का जो मतलब शायद कोई बच्चा है जो जिसमें अगर ये फोल्ड्स बहुत दूर दूर हैं तो वो मेंटल रिटार्डेशन में जा सकता है। या फिर बहुत अच्छा अगर ये विकास हुआ है तो मतलब आपके फोल्ड्स बहुत अच्छे हैं आपके ब्रेन में, तो ये बहुत अच्छा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, ठीक है।
ये अभी रिसर्च चल रही है, ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन ये रीजंस हो सकते हैं इसके। इसके बाद हमने क्या देखा था, गायरोसोशल गाइड समझ में आ गए क्यों है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम अब जो अगला देखेंगे वो देखेंगे सेरिब्रल हेमिस्फीयर की एक्सटर्नल फीचर्स। एक्सटर्नल फीचर्स हम देखेंगे आज। टाइम है, चलो ठीक है ना, इतना लिख लेना जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया है। ये दो डायग्राम बनाना है और आपको इसकी डिटेल लिखना है, ठीक है। एक्सटर्नल फीचर्स हम अब अगली क्लास से पढ़ेंगे जब होगी, ठीक है। यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। ये डायग्राम मैं इसकी फोटो भेजूं कि आपके पास बुक में है तो आप टिक कर लो, उसको बना लेना। फोटो भेज दो, ठीक है चलो, है ना। यहाँ तक समझ आया आज का पूरा लेक्चर? ठीक है, अब ये जो एक्सटर्नल डायरेक्ट हम पढ़ेंगे, अब ये हम रिवाइज नहीं करेंगे, ये दूसरी बार रिवीजन हो गया है। ये अब पढ़ेंगे डायरेक्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। इसके एक्सटर्नल फीचर पढ़ेंगे, बॉर्डर्स पढ़ेंगे, इसके इसके सरफेस मार्किंग क्या है वो पढ़ेंगे, सरफेस पढ़ेंगे, बॉर्डर पढ़ेंगे, इसके इसके क्या होते हैं पोल्स पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोब पढ़ेंगे कि हमारे जो सेरिब्रम है उसमें कितने लोब होते हैं, ये पूरा हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसके बाद फिर हमको इनके एरिया देखने हैं कि हमारे सल्कस और गायरस के कहाँ कहाँ क्या क्या एरिया हैं, ठीक है। तो ये हम और अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम ये देखेंगे एक्सटर्नल फीचर्स इसके, ठीक है। चलो, और किसी को कुछ पूछना है आज की क्लास में, अगर नहीं समझ आया है तो?